वेलकम बैक डियर ऑल। आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है वो हम देख रहे हैं। क्लास 11th की ज्योग्राफी आज हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 11th की ज्योग्राफी जो हम देख रहे थे तो उसमें आज थर्ड चैप्टर है भारत भौतिक पर्यावरण। ये इस बुक का टाइटल है और इसमें थर्ड चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक, पर्यावरण इन्वायरमेंट, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इंडिया के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हैं और ड्रेनेज सिस्टम आज का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करेंगे। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना सामान्य परिघटना है। तो जहाँ पर पानी रुकता है तो वहाँ पर नदी में ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो की वजह से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लड को एक न्योता देने वाली बात उसमें हो जाती है। इन्विटेशन दे रहे हैं अगर वहाँ पर कहीं पर ब्लॉकिंग है नदी के आसपास। वैसे तो नदी में ब्लॉकिंग नहीं होती है, बट सेडिमेंट अगर ज़्यादा जमा हो जा रहा है तो नदी अपना रास्ता बदल सकती है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है, यहाँ बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं को जल के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए, निश्चित वाहिकाओं के मध्य से जल प्रवाह होता है। तो अगर ये मेन रिवर बह रही है तो इसके साथ साथ कुछ अन्य रिवर भी इंक्लूड होती है। नदी अपने आप में अकेली नहीं होती है, उसके साथ अन्य छोटी-छोटी जल धाराएँ मिलकर एक बड़ी रिवर बनती है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, जहाँ पर छोटी-बड़ी नदियाँ सब मिल रही हैं, इसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, ड्रेनेज अपवाह तंत्र। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये नेट टाइप की बन गई है, तो इसे हम अपवाह तंत्र नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? तो अगर आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी हो तो उसमें भी इन एग्जाम्पलों को आप समझ सकते हैं। क्या ये जो मेन स्ट्रीम रिवर है इसके साथ कोई अन्य रिवर भी आ रही है? क्या छोटी-छोटी नदी नालियाँ इसके साथ मिल रही हैं? तो ये सब चीज़ें। क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक? केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्यपुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने के का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? तो कल भी हमने ये एग्ज़ाम्पल देखा था कि जो वेस्टर्न वेस्टर्न जो आपका प्लेट्यू था, उसकी अपेक्षा जो ईस्टर्न प्लेट्यू था, वो ज़्यादा ढालनुमा था, वो ज़्यादा स्लोपनुमा था। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न उतर के आ रहा है कि अ, आप समझ सकते हैं यहाँ पर उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, ठीक है ना? तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी वेस्टर्न घाट जो है से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? क्यों? क्योंकि स्लोप उसकी तरफ है, ठीक इसीलिए। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से
अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखा हुआ था, उसे हम देख लेते हैं। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप या प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां, तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत की या उत्तरी मैदान की नदियों में यह अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। दूसरा है, जल नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा है इसमें, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो ये प्रयोगात्मक में हमें देखने को मिलेगा जब हम प्रैक्टिकल की बुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की मेन रिवर्स जो हैं, तिब्बत से कुछ कुछ रिवर निकल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से निकल रही है। ये तो खैर रिवर का हिस्सा नहीं है। अन्य यहाँ पर रिवर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सिंधु है, ठीक, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है और अन्य रिवर भी इसके साथ आती हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन रिवर के ऊपर आते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एक नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचालक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी पता चल जाएगा कि हमने किन किन हिसाब से या क्या क्या पैरामीटर हमने इनको डिवाइड करने के लिए रखे हैं। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, अरब सागर का अपवाह तंत्र व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। चित्र 3.1 में इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज जो एरिया है उनका रीजन 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 बड़ी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। और विशिष्ट तीन अभी देखेंगे हम आगे को। मध्यम क्षेत्र द्रोणी, जिसका अपवाह तंत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी श्रेणी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यूनतम के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं।
यदि आप चित्र 3.1 देखें, तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की भी पहचान कीजिए। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। ये और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो इनके नाम सर्च कीजिए। मैंने बहुत पहले कहा था आप लोगों से कि आप लोग एटलस लेकर सामने बैठिए। चलिए, उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जा सकता है या जाता है। यद्यपि इन विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं, फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। भारत के अपवाह तंत्र, अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक हमने ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मल क्या होता है, एक बेसिक जानकारी इसके ऊपर हासिल कर ली है। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्गम, विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होंगी, जिनका ओरिजिनिंग पॉइंट हिमालयाज होंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये नदियां कौन सी हैं और किस तरीके से काम करती हैं। अपवाह तंत्र के बारे में हम नॉर्मली समझ चुके हैं कि एक मुख्य नदी के साथ जो अन्य नदियां हमारी चलती हैं, सहायक नदियां, तो उनका जो नेट बनता है, नेटवर्किंग जो बनती है, उसे हम क्या कह लेते हैं, नॉर्मली अपवाह तंत्र उसे हम कह लेते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां बारहमासी हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियां गहरे महाखड्डों गॉर्ज से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं, तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे शिप्रिकाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर है। समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। तो जो कोसी रिवर है, तो कोसी रिवर क्या करती है कि अपना मार्ग बदलती रहती है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बिहार में बाढ़ आ चुकी है, तो कोसी रिवर में बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो सौरव इसे कहा जाता है, शोक वहाँ का। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वो परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में
जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? अगला हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। तो जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ पहले से, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा जाता है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए भौतिक भूगोल के ये पुस्तक है, तो इसमें ब्यौरा दिया गया है अच्छे से, इसे आप और अच्छे से देखें। ठीक, चलिए। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कॉन्ग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो-ब्रह्म नदी 3 मुख्य उपउपहा तंत्रों में बँट गई है। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो ये कुछ-कुछ नदियाँ हैं जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में हैं। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में व पोटवार पठार दिल्ली के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंध व गंगा उपउपहा तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों की दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो हिमालयी अपवाह तंत्र अनेक इसमें नदियाँ आती हैं। पहली है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु देख लेते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट ईस्ट से होता है। 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें।
सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों के बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, टोची, गोमल, विलो विबोला, विबोआ, इसे विबोला भी कहते हैं बहुत जगह, और संगर हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। सुलेमान यानी पाकिस्तान में है हिमालय का ही हिस्सा। उसे सुलेमान नाम से पाक में जाना जाता है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। ठीक। झेलम, झेलम भी एक रिवर है। चलिए, झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। अगली है रावी। रावी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लाग लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरीके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से मिलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है ना? पूर्ववर्ती मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले की। सतलुज नदी कब की है? हिमालय की उत्पत्ति से पहले की। पूर्ववर्ती इसीलिए हम इसे कहते हैं। इस पूर्ववर्ती का मतलब ये नहीं है कि ईस्टर्न नहीं है। इस पूर्ववर्ती का मतलब है हिमालय की उत्पत्ति से पहले की बात ये चल रही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है, यानी कि उसे पानी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है इसमें गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र भी हम आ, तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, इसको हम गंगा नदी तंत्र जो है इसे हम कल देखेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।